दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप लोगों ने दूसरे सेशन तो करा दिए, कुछ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आइए ताकि हमसे जो वहां पर पूछे जाएं तो हम उनका सटीक जवाब दे सकें, एक बेहतर जवाब दे सकें। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो भी हाल में पूछे जा रहे हैं और पहले भी पूछे गए हैं और हो सकता है कि आपसे भी ये पूछे जाए। तो दोस्तों आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज और दूसरा होता है कि जब आपके सामने कुछ अलग रूटीन से अलग परिस्थितियां आती हैं तो उसमें आप अपना संयम कैसे रख पाते हो और उन परिस्थितियों के अंदर तालमेल कैसे बैठा पाओगे, ये चीज भी देखी जाती है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, वो अलग होती है और क्लास को मैनेज करना या इस तरह की जो चीजें आपके सामने अचानक आती सिचुएशन आ जाती है, वो चीजें अलग होती हैं। और एक सफल अध्यापक वही माना जाएगा जिसको अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज है और जो अचानक आई हुई इस तरह से सिचुएशन होती हैं उनमें भी अच्छी तरह से तालमेल बैठा सके, बच्चों का अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सके और उस समस्या से बच्चे को भी निकाल पाए और कभी आप भी फंस जाए तो अपने आप भी उससे निकल पाए। तो ये चीजें वो दोनों देखते हैं, आपके दोनों पक्षों को देखते हैं वो, सब्जेक्ट वाले पक्ष को भी और इस तरह की परिस्थितियों के अंदर आपकी स्टेट ऑफ माइंड किस तरह की होगी, तो वो दोनों चीजें देखते हैं और ये चीज जज करके ही वो आपको नंबर देते हैं। ठीक है। तो आज दोस्तों मैं इसी तरह की जो कुछ जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, आप भी उनके बारे में सोचिए कि क्या जवाब हो सकते हैं और हम इसको एक डिस्कस करेंगे। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कक्षा के अंदर आमतौर पर दोस्तों हम ये देखते हैं, आप क्लास को पढ़ाओगे ना, तो कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो क्लास के अंदर अनुशासन को खराब करते हैं, अनुशासनहीनता फैलाते हैं, अपने आप तो करते ही हैं, कई बार वो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर देते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? ठीक है। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो रियल में तो क्या होता है, आप एक बार समझा लोगे इसको, दो बार, तीसरी बार हम क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। मैं रियल सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ, आपने वहां पे नहीं बताना, फिर तो उसकी कुटाई होती है। क्योंकि सारी चीजों का जो जवाब है ना, वो प्यार की भाषा नहीं होता। कई बार हमारे को डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ठीक, और भी फोर्स जो भी लगाना होता है वो भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें इंटरव्यू के अंदर वहां पे ये ऐसा नहीं कह सकते। यदि आप ये कहोगे तो आप नेगेटिव में जाओगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो वहां पर हमारा जवाब इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी बच्चा यदि अनुशासनहीनता करता है तो उस दौरान हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई आपके सामने कोई बच्चा अनुशासनहीनता करता है तो सबसे पहले आपको अपना धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि जो टीचर है उसके अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सर सबसे पहले मैं, अगर ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मैं अपना जो मानसिक स्थिति है उसको शांत बनाए रखूंगा, मैं शांति से इस स्थिति को संभालूंगा और मैं व्यक्तिगत तौर पर उस बच्चे को बुलाकर, यदि वो क्लास के अंदर ऐसा करता है कि मैं पहले उससे, हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर उसको बुलाकर उसको समझाएंगे और उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर हम इसके बारे में दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे से स्थिति काबू नहीं आती तो हम क्या करते हैं, अपने जो साथी अध्यापक हैं या हमारे जो प्राचार्य हैं तो उनको भी इस चीज से अवगत कराते हैं, फिर हम मिलकर भी इस उस बच्चे से बात करते हैं और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश से करेंगे। उसके बाद ये चीजें तो यहीं तक, फिर हमने, जरूरी होता है कि ये इस तरह का जो व्यवहार करता है तो इसके माता पिता या फिर इसका कोई भाई बहन है, उससे भी हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अगले दिन या उसी दिन हम क्या कर सकते हैं, उसके माता पिता को बुला सकते हैं और उसकी हम एक काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो समय समय पर उसको हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसको
बड़े प्यार से समझाएंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे। तो ये होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, कई बार बच्चे होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि जो किशोर अवस्था होती है उसको हम तूफानी अवस्था कहते हैं। उस दौरान बच्चों का अपने संवेग पर, इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होता। तो इस संवेग भी शारीरिक ग्रोथ भी होती है, और उस दौरान की एक, हम ये काल्पनिक दुनिया होती है, आप भी इस दौर से गुजरे हैं, हम भी इस दौर से गुजरे होते हैं। ठीक है। तो उस दौरान यदि हम उनके लेवल पर ही आकर उनसे हम भी इस तरह से व्यवहार करने लग जाएंगे तो बात बिल्कुल खराब हो जाती है। तो वहां पर हमने उनके साथ शांति से व्यवहार करना चाहिए, उनको प्यार से बताना चाहिए कि ये जो जिस तरह का आप ये व्यवहार करते हो ये बिल्कुल गलत है, और समाज के अंदर या स्कूल के अंदर इसकी मान्यता नहीं है। उसके अभिभावकों से भी इसके बारे में बात की जाए, घर पे भी उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और स्कूल के अंदर भी उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यदि मेरी क्लास का जो बच्चा है ना वो मेरी बात नहीं मानेगा, दूसरे जो अध्यापक हैं या प्राचार्य है वो उसकी काउंसलिंग करेंगे तो फिर वो उसको मान जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगला, कक्षा में कुछ छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे? तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, कई बार क्लास के अंदर 30-40 की क्लास है तो 10 दोस्तों उसमें से आपको 5 या 7 बच्चे तो ऐसे मिल जाएंगे, आप चाहे कुछ प्रयास कर लीजिए, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता। उनको आप कोई भी डर भी बैठा लीजिए, पिटाई भी कर लीजिए, देते हैं कई बार, लेकिन वो काम नहीं करते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, सोचिए। क्योंकि आप भी टीचर बनने जा रहे हो, आगे चलकर आपके साथ भी इस तरह की समस्या आएंगी। और कई बार हमारे पास बोर्ड के रिजल्ट का भी प्रेशर रहता है कि अब ये 10th क्लास का बच्चा है, रिजल्ट नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन होगी हमारी इस तरह से। तो फिर हम सोचते हैं कि क्या किया जाए, तो किस तरह से इनको आगे बढ़ाया जाए। आपको मिलेंगे, जब आप लोग आओगे इसमें विभाग के अंदर आओगे तो आपको इस तरह के बच्चे मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, जैसे सबसे पहले तो हमने उनके इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा। कोई भी चीज होती है ना, उसके कारण के जानने की कोशिश करनी पड़ती है कि फिर उसका हम इलाज करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, क्या ये इसकी पसंद के अनुसार सब्जेक्ट है या नहीं। उनकी रुचियों और उनकी पसंद का पता लगाकर उनको, पढ़ाई को उनके पसंद के अनुसार बनाऊंगा। तो पहले तो दोस्तों हमने उनका इंटरेस्ट जानना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, 11th क्लास की बात करें हम, कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो आर्ट से, उनके घर वालों ने या किसी भी तरह से प्रेशर में उसको साइंस दिलवा दी, कॉमर्स दिला दी, तो उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, या उस विषय के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं, उस पर जबरदस्ती वो चीज थोपी गई है, चाहे कुछ कर लीजिए उसको वो समझ में नहीं आएंगी। तो हमने उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा, क्या उस पर वो चीजें थोपी गई है या उसका इंटरेस्ट है या नहीं। दूसरा है दोस्तों, कई बार फिर हम क्या करेंगे, जो गेमिफिकेशन है, ग्रुप एक्टिविटी है, ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करेंगे। हम ये कहते हैं कि दोस्तों, एक लाइन करते हैं, हम पढ़ते हैं कि हर बच्चा सीखता है लेकिन हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हर एक बच्चा सीखता है लेकिन अलग तरीके से सीखता है। अब आप क्लास के अंदर सब बच्चों को एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ा सकते। आप ये सोचोगे ना कि मैंने खाली एक ही टीचिंग मेथड लगाया और सब बच्चे उससे सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। क्योंकि क्लास के अंदर आप देखना कि 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली होते हैं, एक सामान्य होते हैं, एक पिछड़े होते हैं। इनका रेट ऑफ लर्निंग होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से हमने ये समझना होगा कि ये बच्चा किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से ये सीखेगा, फिर हमने उसी के तरीके से उनको हैंडल करना पड़ेगा। कई बार हम गेम के माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, और कई बार ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट बना दे हम एक बच्चे को, तब उसका उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बन जाएगा, तब वो बेहतर ढंग से सीख जाएगा। और दोस्तों, जो टीचिंग एड्स होती है ना, जैसे ऑडियो विजुअल, ऑडियो में चीजें बच्चे को, अब मैं आप लोगों को खाली मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, मैं बोर्ड पे राइटिंग करता हूँ। ठीक है। मेरे को जैसे मैथ्स के क्यूब के बारे में ही पढ़ाना है, मैंने हालांकि क्यूब का चित्र भी बना दिया, या किसी और चीज के बारे में भी पढ़ाना है, मैं उसको खाली बता रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ, एक उसकी 3D उसकी पिक्चर अब बच्चे के सामने आएगी, तो उसमें उसकी ज्यादा सेंसेस का यूज होगा।
ठीक है, वो देखे भीगा, सुने भीगा। तो जहां पर ज्यादा सेंसेस का यूज होगा ना, वो चीज जल्दी सीखी जाएगी। तो इसलिए जब जिस विषय में बच्चा कमजोर है, उसके लिए हमें ऑडियो विजुअल जो सामग्री है ना, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपना जवाब इस तरह से दे सकते हो। कई बार दोस्तों क्या होता है, एक बड़ा, जैसे हम ये करते थे कि क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन याद नहीं हुआ या समझ नहीं आया, तो हम क्या करें, उसको ये कहते हैं कि भाई आप पूरे को एक बार ना कीजिए, आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। देखो दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा ना, वो तो पूरे क्वेश्चन को एक बार ही करने के बाद कर लेगा। जो सामान्य बच्चा होगा वो उसको 2 बार 3 बार करने के बाद कर लेगा। लेकिन जो पिछड़े या इस तरह के जो बच्चे होंगे ना, उनकी प्रॉब्लम होगी। उनको आप ये कहिए कि आप इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिए, यानी छोटे छोटे लक्ष्य दीजिए, फिर वो उनको कर पाएंगे। तो इस तरह के जो चीजें हैं ना, आप अपनाओगे तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने बच्चों को समझना होगा। ठीक है, ये आप जवाब दे सकते हो। दूसरा है, एक छात्र लगातार परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन कर रहा है जबकि वह मेहनती है, तो आप क्या करोगे? वे कोशिश करता रहता है, हम ये नहीं कहते वो काम चोरी करता है, लेकिन जब हम परीक्षा लेते हैं वहां पर वो उसके अंक ठीक नहीं आते, तो वो सिचुएशन क्या होती है? कई बार हम ये भी कहते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भाई बच्चा पढ़ता तो बहुत था यार, नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या कारण रहा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि तूने पढ़ा नहीं, मेहनत तो करता है, लेकिन जो नंबर आने चाहिए थे, जो उससे उम्मीद है, वो नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे एक तो दोस्तों कि वो पेपर अटेम्प्ट पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली क्लास के अंदर चीजें करते रहेंगे, लेकिन जब प्रेशर आता है ना उनका, परीक्षा के नाम से वो घबरा जाते हैं और वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, एक तो हम ये चीज देखेंगे, क्या उस पर जब परीक्षा का डर तो नहीं हो जाता, इस सिचुएशन को भी हम जानेंगे। यदि ऐसा होता है तो उससे पहले हमने क्या करना चाहिए, उसके बहुत सारे पहले टेस्ट जैसे लेने चाहिए। जैसे अब आप ये कहते हो कि सर सीधा हम इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, वहां पे कहीं बोला ना जाए, तो इसलिए आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दे के जाओगे ना, तो ये कमी आपकी दूर हो जाएगी। तो हमने क्या करना चाहिए उस छात्र के बारे में, तो पहले हमने ये उसके बारे में पता करना चाहिए कि ये जो पेपर अटेम्प्ट करता है किस तरह से अटेम्प्ट करता है, उस दौरान क्या या पूरे टाइम के अंदर निर्धारित टाइम है उसमें पेपर कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता। इन चीजों के बारे में हमने बच्चे के बारे में जांचना होगा। और दूसरी चीजें, छात्र की पढ़ाई की रणनीति और उसकी कमजोरियों का विश्लेषण करना होगा। यानी कमजोरी, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ तो नंबर कहाँ से आएंगे? ठीक है, फिर लिखाई, कौन सी क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, कितने जवाब कितने समय में लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है। ये दोस्तों सारी रणनीतियां होती हैं पेपर अटेम्प्ट करने की। इन चीजों की हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये विषय में जो भी कमजोरी निकल कर आई या विषय में कमजोर है, तो हमारे को यदि उसको अतिरिक्त कक्षाएं देनी पड़े तो उनका भी हम प्रबंध करेंगे। उसके बाद उसके माता पिता से भी और जो साथी शिक्षक हैं उनसे भी हम चर्चा कर सकते हैं और उसके लिए एक उचित योजना बना सकते हैं। तो यानी हमने कमी को पहचानना पड़ेगा और कमी के पहचान पर जिस तरह की जो कमी है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, ये चीजें हमें इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं यहाँ क्लास में तो कर लेता हूँ लेकिन पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता या मान नहीं कर पाता। तो उससे पहले आप बहुत सारे उस बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, उसके पेपर चेक कीजिए वहां पर पहले, फिर देखिए क्या कमी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक होनहार छात्र अन्य छात्रों की मदद करने की बजाय खुद पर ज्यादा ध्यान देता है, आप उसे कैसे गाइड करोगे? दोस्तों कई बार जैसे स्कूल के अंदर हमें ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आप जब हम ये कहते हैं कि बच्चे सीखते तो हैं, और जब बच्चों को ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाता है तब बच्चे और बेहतर ढंग से सीखते हैं। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जब हमने ग्रुप बना दिया, ग्रुप पे जब भी ग्रुप बनाया जाएगा, एक ही लेवल के बच्चों का ग्रुप नहीं बनेगा। उसमें आपने प्रतिशाली भाई को भी रखोगे, आप उसमें हाफ सामान्य को भी रखोगे और उसमें आप पिछड़े को भी रखोगे। ठीक है, और सबको एक साथ चलना होता है उसमें। उसमें फिर क्या करेंगे, वो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जो हमने ग्रुप बना दिया तो उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चा है
वो क्या करता है कि दूसरे बच्चों की मदद नहीं करता, वो खुद पर ही ज्यादा फोकस करता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम ये बताएंगे कि भाई आपको सभी के साथ लेकर चलना है, औरों को भी सिखाना है और सबको साथ लेके चलना है। उसकी मदद करने के महत्व और टीम वर्क के फायदों को समझाएंगे कि भाई दूसरों की जो मदद करना और टीम में काम करने का महत्व क्या होता है और टीम क्या होती है। ठीक है, उसको उसे नेतृत्व वाली भूमिका देंगे, जैसे समूह परियोजनाओं का नेतृत्व करना। उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी उपलब्धियों को मान्यता दूंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से उसको हमें गाइड करेंगे कि भाई आपने क्या करना है, आप थोड़े औरों से बेहतर हो तो क्या करना है, आपको सबको साथ लेके चलना है। आप अपनी टीम के लीडर हैं और लीडर का काम क्या होता है? अच्छा लीडर वही कहलाएगा जो सबको साथ लेके चलेगा। जो सबको साथ लेके चलेगा वही अच्छा लीडर कहलाता है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप राजनीति की बात कर लीजिए या किसी दूसरे मैनेजमेंट काम की देख लीजिए, जो सबको अपने साथ लेके चलेगा, जो टीम मेंबर हैं, तभी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उसको हमने इस तरह से बताना पड़ेगा कि खाली खुद पर ही फोकस नहीं करना, बाकी उन पर भी को साथ लेके चलना है। दूसरा है, एक छात्र शिकायत करता है कि उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है, आप क्या करोगे? आमतौर पर सबसे बड़ी समस्या होती है तो क्लासरूम में जाओगे, आप जाते ही आप क्लास में जाओगे, दो तीन बच्चे जाते ही या स्कूल के बाद में या अगले दिन आपके सामने ये शिकायत जरूर लेकर आएंगे, सर इसने मेरे को ये धमकी दे रहा था कल, ये मेरे को पीटने की बात कर रहा था, ये अपने साथियों को बुला लाया था, या इसने मेरा गला पकड़ लिया। तो इस तरह की जो है ना चीजें, वो आपको डेली सुनने को मिलेंगी। ये तो हिस्सा होता है टीचर की उसका, और आज के समय में ये ज्यादा हो गया है। ठीक है, इस पर हमें सोशल मीडिया या उस तरह का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे रील से प्रभावित होकर, सोशल मीडिया से प्रभावित होकर इस तरह की चीजें करते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि कोई छात्र शिकायत करता है ना, जिस छात्र की शिकायत की है, हम उससे बात करेंगे। सबसे पहले दोनों पक्ष के जो छात्र हैं हम बुलाएंगे और छात्रों को फिर हम ये बताएंगे कि भाई हर एक स्कूल के अपने नियम हैं और कक्षा के कुछ नियम होते हैं, और जो इस तरह की हरकत करता है ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी, और इसके उसमें आपको के खिलाफ आपको दंड भी दिया जा सकता है, आपको क्लास से भी, और ज्यादा होगा तो आपको स्कूल से भी निकाला जा सकता है। इस तरह जो भी स्कूल के जो नियम है अनुशासन बनाए रखने के लिए, वो उनको हम गंभीरता से बताएंगे। ठीक है, और कई बार मामला ऐसा बढ़ जाता है कि हमसे ही ना हो पाए चीजें अकेले से, हम जो साथी अध्यापक हैं उनकी सहायता भी लेंगे। और हम जो हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट के लिए हैं जो व्यक्ति और मुखिया होते हैं, जो हमारे जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात लेके आएंगे कि इस तरह से की प्रॉब्लम है, और हम इनके अभिभावकों को भी इसके बारे में परिचित कराएंगे कि भाई आपका बच्चा इस तरह से बच्चों के साथ ये करता है, और उसकी घर पे भी काउंसलिंग की जाए और स्कूल के अंदर भी उसकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, और दोनों का फिर हम मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने खाली उसी दिन उनको, मान लीजिए झगड़ा था, निपटवा के छोड़ देना। डेली या दूसरे तीसरे दिन हमने उन पर बात रखनी पड़ेगी, उनसे हमने बात करनी पड़ेगी, भाई आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। खाली यदि आप खाली एक दिन करके छोड़ दोगे ना, तो फिर होगा, फिर वो ऐसा दोबारा फिर वो स्थिति आएगी। तो यहाँ पर हमने लगातार उनसे बात करनी पड़ेगी, तब जाके सिचुएशन से हमें निकल पाएंगे। ठीक है, और कई बार फिर हमने क्या करना चाहिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ जिम्मेदारी भी सौंप देनी चाहिए क्लास की। ठीक है, क्योंकि जो बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है ना, ये जो किशोर अवस्था होती है, तो ये तूफानी अवस्था होती है, या इस दौरान जो एनर्जी है ना, वो बच्चे के अंदर होती है, वो किसी न किसी डायरेक्शन में काम करेगी। तो आपने उसको पॉजिटिव वे में लगा देना है, उसको जिम्मेदारी सौंप दे हम किस तरह की। ठीक है, तो इस तरह से इस सिचुएशन से हमें वहां पर बाहर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक छात्र उदास और अलग थलग दिखाई देता है, उसकी मदद कैसे करेंगे? आपको क्लास के अंदर अपना एक दो बच्चा ऐसा जरूर दिखाई दे जाएगा जो कई बार काफी उदास होगा, एक कोने में बैठा रहेगा, वो किसी से बात नहीं करे। तो दोस्तों, कोई भी छात्र है, दो तरह के, एक तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं हमारी क्लास के अंदर। कई बार जो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर ही अंदर वो किसी के बात बात शेयर नहीं करते, और आपको दिखाई भी दे जाते हैं कि ये कोने में बैठा है, उदास है।
वहां पर हम उनको उनके हालात पर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यदि उनके हालात पर हमने उनको छोड़ दिया तो वो समाज से अलग होते चले जाएंगे और वो अपनी एक अलग से अपनी ही दुनिया बना लेते हैं। ठीक है, और समाज के प्रति उनके प्रति उनका जो दृष्टिकोण है ना उन बच्चों का, वो नेगेटिव होता चला जाता है, क्योंकि वो उनकी किसी के साथ उन्होंने अपनी बात शेयर नहीं करते वो। तो इस स्थिति के अंदर हमने क्या करना चाहिए, उनसे कारण जानना चाहिए, उनके साथ हमने फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, उनको ये लगे कि इस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बात शेयर करूंगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, तो अध्यापक और बच्चे के बीच में एक जो डर होता है ना, कई बार एक डर बन जाता है, उस डर के को खत्म करके आपने उस बच्चे से बात करनी चाहिए। अब कोई बच्चा दोस्तों उदास रहता है, उसके दोनों कारण हो सकते हैं कि भाई या तो उसकी फैमिली का कोई रीजन हो सकता है, या फिर कोई स्कूल में वो अध्यापक का भी हो सकता है किसी का, या उसके सहपाठी से लेकर भी कुछ इस तरह का हो सकता है। तो कोई भी कारण हो सकता है। कई बार बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, माता पिता से रिगार्डिंग कोई घर में झगड़ा हो, तब भी बच्चा क्लास के अंदर आपको उदास देखने को मिलेगा, शेयर नहीं कर पाता, या किसी साथी जो बच्चा उससे भी प्रॉब्लम हो, या फिर किसी पर्टिकुलर एक अध्यापक से भी हो जाती है कई बार, वो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ हो, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे के लेवल तक आके उससे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी समस्या आए उसका निदान करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो घर की हो। घर की समस्या है तो उसके माता पिता को बुलाकर हमने उसकी बुलाना पड़ेगा, बच्चे की फिर हमने काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि उसको किसी क्लास के बच्चे से प्रॉब्लम है तो वो भी हमने बात करनी पड़ेगी, उस बच्चे से भी बात करनी पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर एक अध्यापक से प्रॉब्लम है या उससे भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कई बार कोई ऐसा भी होता है कि दोस्तों ना तो अध्यापक के स्कूल के बच्चे मिले, ना अध्यापक मिले, ना परिवार को कोई बाहरी व्यक्ति, क्योंकि ये एज होती है ना, इसमें कुछ ऐसे जो आपराधिक के प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं, जो बच्चों को इस तरह से उनको अपने उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी बच्चा किसी को नहीं बता पाता। तो हमने क्या करना है, बच्चे के साथ इस तरह से बात करनी है कि वो सारी चीजें आपके सामने बता सके, और फिर जो भी अपने स्कूल के अध्यापकों के साथ उसके माता पिता के बातचीत करके हमने उस समस्या का हल निकालना है, और फिर उससे लगातार इस सही बात करती रहनी है हमने, ऐसा नहीं कि उसी दिन हमने उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं ना, आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर हिस्ट्री के जो बैच चले हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, आप हमसे जुड़ सकते हो। कॉमर्स के भी हमारे बैच चले हुए हैं। और दोस्तों आपने यदि ऑनलाइन जुड़ना है तो ऑनलाइन आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडू चाणक्यन। आपको मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, मॉक के बाद आपको फीडबैक मिलेगा जो हरियाणा जी के है, या इस तरह से सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे आपको मिलेंगे। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे आपको ये लगे ही नहींगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, कोई भी एजिटेशन या इस तरह से नहीं मिलेगी। ऐसा मिलेगा कि मैं जैसे अपने साथियों के साथ या इस तरह से ही बात करने लग रहा हूँ। और वहाँ पे भी बड़ा अच्छा माहौल होता है, फैमिलियर माहौल होता है, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती। सामने वाले बैठे भी होते हैं ना, वो आपके साथ बड़े अच्छे ढंग से पेश आते हैं, आपको पूरा मौका देते हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने का। वो आपके नंबर काटने के लिए नहीं, लगाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। यदि कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक बेहतर मार्गदर्शन देंगे और आप को एक अच्छी दिशा के अंदर लेके जाएंगे, और आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।